नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रयागराज में माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो संगम के त्रिवेणी की ओर बढ़ती नजर आई। आपको बता दें कि इस दौरान स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज के दिन से ही मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। बता दें कि श्रद्धालु संगम के तट पर त्रिवेणी में स्नान कर गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे माघ मास में देवता भी संगम के तट पर आकर वास करते हैं, इसलिए माघ मास में संगम की रेती पर कल्पवास और स्नान पर्व पर स्नान का विशेष महत्व है। इस मौके पर आस्था से लोक कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग आते हैं। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों और मोक्ष की कामनाओं की पूर्ति की संकल्प लेकर स्नान और दान करते हैं। पार कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे देखिए कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक रंग दशहरा बनाया गया, जिसे कैपेसिटी 500 के आसपास है। और इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टरों में भी रंग दशहरे बना रखे हैं और आप देखेंगे कि रंग दशहरे में भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि ठंड को देखते हुए कोई व्यक्ति खुले आसमान में ना रहे, व्यक्ति के पास छत हो और वहाँ पे हर जगह पे कई जगह पे हम लोग अलाव की व्यवस्था भी कर रखी है, तो व्यक्ति को अलाव भी मिलता रहे। यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम भी है, वह केंद्र भी बना है, वाच टावर बना है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़ जाता है तो हमारी पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे तुरंत उसको मिलवाती है। और यहाँ पे कंबल वितरण की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको असुविधा हो रही है। चाहे देखिए, स्वास्थ्य विभाग माघ मेला में कई तरह की गतिविधियां संचालित करता है। एक तो यहाँ की सारी जो सैनिटेशन की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, चाहे वो हमारा पब्लिक सैनिटेशन का पार्ट हो या फिर संस्थाओं में सैनिटेशन का पार्ट हो, वो सारा स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है। दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग का कोर काम है वो है यहाँ पर चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इस समय कोविड के रोकथाम की भी सारी व्यवस्थाएं। ये सब कुछ हम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मेला क्षेत्र में करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैनिटेशन की जो बात है उसमें हमारे चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स, स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सैनिटेशन से रिलेटेड बाकी लॉजिस्टिक्स, चाहे वो डस्टबिन्स हों, लाइनर बैग्स हों या हमारे टिपर व्हीकल्स हों, कॉम्पैक्टर्स हों, ये सब लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे पूरे मेला क्षेत्र को 12 सर्किल्स, सैनिटेशन सर्किल। माघ मेले का दूसरा पर्व मकर संक्रांति का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर तक जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इनका आवागमन सुगम हो सके, इस उद्देश्य से इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित अलग अलग करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों तक जाना है। ये व्यवस्था सुगम आवागमन देने की इस उद्देश्य से की गई है कि वो असौलियत से इन स्नान घाटों पर पहुंच सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुनील सोमवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, मकर संक्रांति का दिन है और माघ मेले में दूसरा स्नान चल रहा है, तो क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज माघ मेले का पहला आचार्य स्नान है और माघ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और संगम स्नान और गंगा आरती जो है किया। साथ में पहले सही स्नान को लेकर प्रशासन है वो भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आया है। 5,000 से ज्यादा जवानों के जो है चप्पे चप्पे तक सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जो तैनाती कर रखी है। सुनील, क्या कुछ व्यवस्था की गई है माघ मेले को लेकर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है माघ मेले में? देखिए, भारत का जो मकर संक्रांति पर्व के स्नान को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम प्रशासन के द्वारा की रही है और प्रत्येक घाट पर जितने भी स्नान वाले घाट हैं वहाँ पर जल पुलिस के अलावा और 60 जो गोताखोर हैं
प्रशासन ने तैनात किया है और इसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात है। जी सुनील, अक्सर स्नान के दिन लोगों के डूबने की भी खबरें सामने आती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो गंगा में गहराई में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, और अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पे जो प्लास्टिक की जो बड़ी बड़ी पीपीएम होती हैं वो लगाई गई है और चारों तरफ से घाट को बैरिकेडिंग किया गया है कि दो रस्सियां जो है डाल करके और लाल रंग के जो पीपियां निशान होती हैं उनको लगाया गया है कि इसके आगे ना बढ़े, और अगर कोई भी अभ्यर्थी इसके आगे बढ़ता है तो उसके लिए जो जब पुलिस है और एनडीआरएफ की टीम है और साथ में जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं उनको तैनात किया गया है। और बड़े बड़े जो नाविक जिनको की मल्लाह बोलते हैं, जो प्रशिक्षित मल्लाह होते हैं, उनको भी लगाया गया है। इस टीम के साथ में जो है लोग लगे हुए हैं कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना शरणार्थियों के साथ में और दर्शनार्थियों के साथ में न होने पाए। सुनील, प्रयागराज में इस समय देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर यातायात के क्या नियम बनाए गए हैं? बिल्कुल, जो लगातार यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं तो पुलिस का डाइवर्जन किया गया है और कई रूटों में श्रद्धालुओं से जो है बांट दिया गया है। और सुबह से ही जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो जो है बिल्कुल एक्टिव दिखाई पड़ रही है और लोगों को अलग अलग मार्गों से डाइवर्ट करके घाटों तक भेज रही है ताकि भीड़ कहीं भी ना होने पावे, और भीड़ नहीं होगी तो इसकी वजह से जो है कहीं पे भगदड़ और अपनी घटना की सूचना नहीं मिलेगी। जी सुनील, अक्सर देखा जाता है कि माघ मेले में अराजक तत्व भी काफी शामिल होते हैं, चोरी छिनैती की भी घटनाएं सामने आती हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? क्योंकि मकर संक्रांति का समय है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है इस समय प्रयागराज में गंगा तट पर। देखिए बिल्कुल, जहाँ तक अराजक तत्व की बात है तो पूरा जो मेला क्षेत्र है वो 6000 के करीब पुलिस कर्मियों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, जिसमें सिविल पुलिस के साथ ही पीएससी, सीआरपीएफ, आरएफ और एटीएस के कमांडो भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भीड़ में ही जो है सिविल पुलिस भीड़ के ड्रेस में ही रहेगी और भीड़ जो अराजक तत्व हैं उनको लगेगा कि ये जो है एक आम आदमी है, लेकिन जबकि वो आरपीएफ, सीआरपीएफ और एटीएस के कमांडोज रहेंगे वो सिविल ड्रेस में शरणार्थियों के साथ में है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जल पुलिस की जो तैनाती है उन्हीं के साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीम स्नान घाटों पर तैनात है। जी सुनील, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो संगम तट पर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में प्रशासन साफ सफाई को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन बनाए हुए है और किस तरीके की साफ सफाई चल रही है प्रयाग मेले में? साफ सफाई को लेकर के नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको पूरे जनपद से 2 दिन के लिए एकत्रित किया गया है। उनको उनकी जो ड्यूटी है वो यहाँ पे लगाई गई है सभी घाटों पर, और खास करके जहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पे दर्शनार्थी रुके हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं भी साफ सफाई को लेकर के किसी को कोई भी असुविधा न हो पाए। इसके लिए विशेष इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। सुनील, अक्सर मतलब माघ मेले में भीड़ इकट्ठा होती है, हजारों की तादाद में लोग एक साथ आते हैं और जाते हैं, ऐसे में किसी तरीके की अव्यवस्था ना पैदा हो, भगदड़ ना मचे, इसके लिए क्या कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं? किस तरीके की व्यवस्था जो है वो माघ मेले प्रशासन की तरफ से की गई है? जी देखिए, पूरे माघ मेला निगरानी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। तो जहाँ भी पुलिस कंट्रोल रूम को ये लगता है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है तो डायरेक्ट वहाँ पे वायरलेस के जरिए वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था है, साथ में जो सीआरपीएफ के जवान हैं और एटीएस के जवान हैं, उनको जो है ये जानकारी दी जाती है कि आपके इस बेल्ट में भीड़ की जो लाइन है वो ज्यादा है, तो ये दिक्कत ना होने पाए, आप तुरंत जो है रूट का डाइवर्जन करके भीड़ को दूसरी लाइन में दूसरे घाट की तरफ शिफ्ट करिए। जी सुनील, कोरोना का समय है तो ऐसे में कोविड जांच के लिए क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? कोविड को लेकर क्या कुछ नियम है माघ मेले में, और टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा माघ मेले में प्रशासन की तरफ से? देखिए, कोविड का पालन तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोविड हेल्थ डेस्क बनाए गए हैं
और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पर एलईडी की व्यवस्था की गई है, एलईडी लगाई गई है, जिसके माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगा के निकले और साथ में सैनिटाइजर जरूर रखें। और 2 गज की जो दूरी है वो बहुत जरूरी है। ऐसा कई जगह जो है इन्होंने पोस्टर में, बैनर में दिखाया भी है कि आप जो है 2 गज की दूरी बना करके ही रहें। ये जागरूकता जो प्रशासन के द्वारा फैलाई जा रही है लगातार। जी, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी लोगों की तबीयत भी खराब होती है, हार्ट अटैक जैसे मामले में भी अक्सर मेले में देखे गए हैं। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेले में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ किया गया है? देखिए, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनको हम लोग पीएमओ बोलते हैं, वो लगातार माघ मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 500 बेड का जो है इन्होंने माघ मेले में फीमेल और मेल दोनों का जो है इन्होंने हॉस्पिटल बना के रखा है कि जैसे कभी कभी जो पेशेंट ज्यादा सीरियस होते हैं तो दूर जाने में अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, माघ मेले से बाहर निकलने में, तो उनको माघ मेले में बने हॉस्पिटल में ही पहले एडमिट करा करके प्राथमिक उपचार करा करके उसके बाद एम्बुलेंस से जो है उनको हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। जी सुनील, टेंट नगरी बोलते हैं प्रयागराज को, तो इस समय जो टेंट है, जो कैंप बन रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है? लोगों को देखकर जो भीड़ जुट रही है, क्या उन्हें उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है या फिर कुछ और इंतजामात जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, इस प्रयागराज के मेले के बारे में जानकारी देने के लिए कि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है माघ मेले को लेकर। आज मकर संक्रांति है और इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा तट पर इकट्ठा हो रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में स्नान कर तिल का दान करना, पिंड दान करना काफ़ी फलदायी माना जाता है। और वहीं प्रशासन की तरफ से किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए लगातार इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्थिव शरीर को चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली से भोपाल लाया गया है। विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के कई कद्दावर नेता, अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आरजेडी नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी नेता अपने अपने तरीके से शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो आरजेडी के नेता, वरिष्ठ नेता शरद यादव का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वो गुर्दे की समस्या से पीड़ित थे और गुरुवार को उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वो लंबे समय तक जेडीयू में रहे, नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1990 में लालू यादव को बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में काबिज कर या स्थापित करने का बहुत बड़ा श्रेय जो है वो शरद यादव को जाता है। और अब शरद यादव इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। चार्टर्ड प्लेन के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचाया गया उनका पार्थिव शरीर और आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर आकर अपना श्रद्धा सुमन जो है वो शरद यादव के पार्थिव शरीर पर अर्पित किया। और शरद यादव के निधन को लेकर हम आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, से बातचीत करेंगे। आरबी उपाध्याय जी, आर्या न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की राजनीति के कद्दावर नेता शरद यादव, जिनकी बिहार की राजनीति में पैठ थी, मध्य प्रदेश की राजनीति में पैठ थी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, सर्वप्रथम मेरी श्रद्धांजलि। और सिर्फ बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति में ही उनका वर्चस्व नहीं था,
जब इतिहास लिखा जाएगा जी तो उसमें शरद यादव का नाम। जी बिल्कुल, वो एक कद्दावर नेता थे। केंद्र की राजनीति में उनका अहम योगदान था जी और जब तक सार्वजनिक जीवन में रहे जी उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। जी जबकि आज सार्वजनिक जीवन में हम देखते हैं जी तो बहुत सारे विवाद और बहुत सारे आरोप घेरे रहते हैं, लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे। जी मैं भी 2-3 बार उनसे मिला हूँ। जी जो भी व्यक्ति उनसे मिलता था जी वो महसूस करता था वो जिस आत्मीयता के साथ बात करते थे जी और समाज की और सामाजिक मुद्दों की जी जो एक गहरी पहचान या पैठ जी। है वो रखते थे। और ये बात अलग है कि नीतीश कुमार या जेडीयू से अलग होने के बाद में जिस तरह से वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, कहीं न कहीं एक मुकाम की तलाश में वो थे। जी बीच में उनके आवास का भी हुआ कि भी आवास खाली करना पड़ेगा, जी लेकिन समाज के लिए और सामाजिक समस्याओं के लिए जो सामाजिक सारोकार हैं जी उनके साथ वो हमेशा खड़े रहे जी और इसलिए उनकी पहचान एक जन नेता के रूप में जी हम सबके बीच में है। जी वो नहीं रहे तो ऐसा नहीं है, जो विचार है जी वो आज भी जिंदा है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति का विचार हमेशा जिंदा रहता है। जी उनको श्रद्धांजलि। जी जी आरबी उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया शरद जी के निधन को लेकर। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतलब वो उनकी यादों को संजोकर रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि शरद यादव ने अपना आपा खोया हो। नीतीश कुमार ने कहा कि मतलब वो बहुत आहत हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने कहा कि मतलब भले ही उनके बीच राजनीतिक मतभेद रहे हों लेकिन उनके रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आई। तो इस तरीके के सर्व सामान्य नेता का हमारे बीच से चले जाना और आजकल के समय में जो नेताओं में प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करते हैं, बयानबाजी आती है निचले स्तर की। शरद यादव किस तरीके की राजनीति करते थे? देखिए, संसद में भी उनका जो व्यवहार था जी वो एक शालीन था। जो भाषा की मर्यादा जी उसको उन्होंने एक ऊंचाई तक पहुंचाया। जी और देखिए, विचार मेरे और आपके अलग अलग हो सकते हैं जी लेकिन वैमनस्य नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जी आज अलग तरह की राजनीति हो गई है, जहां विचार मेल नहीं खाते हैं जी वहां आपसी वैमनस्य एक्चुअल में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जी जबकि सार्वजनिक जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी उससे सहमत हों और मैं आपके विचार से सहमत हूं, जी ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसलिए चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, जी चाहे दूसरे नेता हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सब उनको लाइक करते हैं जी और इसीलिए सब इस संकट की घड़ी में जी कहीं न कहीं उनको याद कर रहे हैं। और देखिए, व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति की पहचान उसके जाने के बाद ही उसका मूल्यांकन और आकलन होता है। जी आज हम सब उनका आकलन कर रहे हैं जी और इसीलिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी उन्होंने समाज को जिस नजरिए से देखा और समाज में जो एक अपनी छवि उन्होंने बनाई है, जी उस छवि की वजह से ही लालू प्रसाद यादव भी याद कर रहे हैं जी और दूसरे नेता भी याद कर रहे हैं। जी उनका आपसी वैमनस्य नहीं था। जी विचार ठीक है, हर व्यक्ति की विचारधारा अपनी निजी विचारधारा होती है, जी तो उनकी विचारधारा भी अपनी विचारधारा थी और निजी विचारधारा थी और उसी जी विचारधारा के साथ वो जिए। कभी कोई समझौता उन्होंने अपनी विचार से या अपनी विचारधारा से जी नहीं किया। जी जो भी बोलते थे बेबाक बोलते थे, जी बिंदास बोलते थे। जी अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी आरबी उपाध्याय जी, 2015 में जब बिहार में नीतीश कुमार ने
गठबंधन किया था विपक्षियों के साथ मिलकर, मतलब आरजेडी और फिर कांग्रेस के साथ। उस समय के जो गठबंधन हुआ था, लोग कहते हैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड शरद यादव थे। तो बिहार की राजनीति में शरद यादव अक्सर, उनका जो राजनीति में कदम था एक तरीके के कांग्रेस विरोध के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि जब भी ऐसा मौका आया वो हमेशा कांग्रेस को साथ में लाने की कोशिश किया। जब वो जेडीयू में थे, जेडीयू में नीतीश की सरकार बनाने के लिए आरजेडी से मुलाकात की, उनसे बात की, कांग्रेस को साथ लाए। लेकिन जब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े होते हैं शरद यादव और साथ तक छोड़ देते हैं। एक लंबा साथ रहा दोनों का। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि शरद यादव की जो राजनीति थी वो किस लेवल की थी? देखिए, उन्होंने कभी अपने विचार के साथ समझौता नहीं किया। जब उनको लगा कि भाई नीतीश बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती जी, तो वो अलग थलग पड़ गए। मैंने कहा ना कि भी हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, अपनी एक विचारधारा होती है। वैसे ही लोग होते हैं जो अपने विचार और विचारधारा के साथ खड़े रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि भी हवा के साथ सब चलने शुरू कर देते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपने विचार को नहीं बदला। हमेशा अपने विचार के साथ वो खड़े रहे, अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे। चाहे उसके अच्छे परिणाम आए हों या दुष्परिणाम आए हों। वो राजनीति में अलग थलग पड़ गए। एक दौर था जब कांग्रेस का दौर था, तब भी वो कांग्रेस को जो भी कहना है वो सरेआम और खुलेआम अपनी बात रखते थे। बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी के साथ ही उनकी जो विचार था, उनका जो उस विचार को उन्होंने किया। दूसरे लोग उससे सहमत हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ रखते थे और यही उनकी पहचान है और यही उनको श्रद्धांजलि है। जी सर, नीतीश कुमार का सब जब उन्होंने साथ छोड़ा तब नीतीश कुमार ने उन्हें, मतलब जो उनकी सदस्यता थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा दिल्ली में तुगलक रोड पे। लेकिन वो जो मलाल था उनके अंदर, वो एक तरीके से उनके साथ चला गया। नीतीश और उनकी लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है और बहुत सारे लोग साथ छोड़ के जाते हैं जी। तो कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। नीतीश के साथ उनके अच्छे संबंध थे जी। लेकिन समय परिवर्तनशील होता है, समय के साथ रिश्ते बदले और जब रिश्ते बदलते हैं तो सारी चीजें भी बदलती हैं। उसमें कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है जी। कई बार हमें फायदा होता है, कई बार नुकसान होता है जी। और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा कि वो जो मेन स्ट्रीम थी राजनीति की उससे अलग हुए जी। और अलग रह के भी वो टूटे नहीं। उन्होंने अपने विचार को जिंदा रखा, अपनी बात को जिंदा रखा और जिस बात पर बोलते थे जो उस पर कायम रहे। वो जी। उनका नहीं मेल खाया बीजेपी के साथ तो नहीं खाया, वो विचारधारा को नहीं मानते थे, उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े होते थे तो नहीं खड़े हुए। भले ही उन्हें कष्ट हुआ, दुख हुआ, मकान छोड़ना पड़ा या राजनीति से अलग होना पड़ा, मुख्यधारा से अलग हटना पड़ा, लेकिन ये जीवन में उतार चढ़ाव ये सब आते रहते हैं जी। ये सब चीजें स्थायी नहीं होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं जी। बदलाव प्रकृति का नियम है जी। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती। उनके जीवन में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, केंद्र की राजनीति में अच्छा खासा उनका दखल था जी। और जब अलग रहे तो अलग रहे। ये समय है जी। समय के साथ चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, तो कष्ट भी हुआ, दुख भी। जी। आरबी उपाध्याय जी, मंडल कमीशन की बहुत चर्चा रही और शरद यादव का योगदान भी उसमें रहा। आप इस बारे में कुछ बताएं कि मंडल कमीशन को लागू कराने में शरद यादव जी का कितना योगदान रहा? देखिए, मंडल की राजनीति हो या दूसरी राजनीतियों की जरूरत होती है और राजनेता या राजनीतिक दल अपने हिसाब से उन सब चीजों को मैनेज करते हैं। वो मंडल की राजनीति भी वक्त की जरूरत थी उस समय और उससे फिर सत्ता में पहुंचना आसान था। ऐसा तो अभी भी समय के साथ
उस समय मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी और जो आंदोलन हुआ जी, तो वो भी एक दौर था, तो वो दौर भी खत्म हो गया। देखिए आज उस मंडल की कोई बात नहीं करता है, मंडल कमीशन की कोई बात नहीं करता है, आज वो प्रासंगिक नहीं है। जी, एक वक्त था जब बॉफोर्स पे ही सत्ता चली गई थी और सत्ता बन गई थी। बीपी सिंह कहते थे कि भाई नहीं, मेरी जेब में कागज है, मैं दिखाऊंगा। तो समय के साथ राजनीति में बहुत सारी चीजें बदलती। तो मंडल कमीशन का भी यही था कि भी उस समय एक दौर था जी, और उस दौर में वो उन्होंने समर्थन किया। तो समर्थन के भी कई कारण होते हैं जी, भाई, राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए या राजनीति का में ताकत हासिल करने के लिए इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। आज भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आज मंडल की बात नहीं हो रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। जी, तो समय के साथ आंदोलन होते हैं। इससे पहले अन्ना आंदोलन की बात होती है, अन्ना ने आंदोलन किया, फिर जेपी ने आंदोलन किया। तो समय के साथ ये घटनाएं घटती रहती हैं। जी, तो मैं तो उसको उसी तरीके से लेता हूं कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी या जो अप्रोच थी, वो उस समय की जरूरत थी और उसका बेनिफिट भी मिला। जो लोग मंडल कमीशन के साथ थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे या सहमति जता रहे थे, उन लोगों को फायदा भी हुआ उसका। जी, तो फायदा लेने के लिए चाहे वो मंडल कमीशन हो या दूसरे कमीशन की रिपोर्ट हो, आरक्षण की बात हो या भारत जोड़ो की बात हो, जी, राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से समय समय पर इस तरह के मुद्दों की तलाश में रहती हैं। जी, और जब वो मुद्दे कहते हैं मजबूती के साथ उठाती हैं तो उसका फायदा भी उन्हें मिलता है। जी, ऐसा देखा गया। जी, आरबी उपाध्याय सर, लालू और नीतीश को की जोड़ी जो शरद यादव के साथ इनकी तिकड़ी बैठती थी, क्या वजह रही कि इन तीनों में जो दूरियां बन गई? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक तरीके से लालू को मान प्रतिष्ठान दिलाने में शरद यादव की भूमिका रही, वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। तो ऐसे क्या वजह रही कि इन दोनों नेताओं से इनके जो संबंध हैं वो बिगड़े? देखिए ठीक है, एक समय की जरूरत थी और जिस समय शरद यादव की जरूरत थी तो वो नीतीश के साथ भी खड़े थे, लालू के साथ भी खड़े थे जी, इससे उनको और उनकी राजनीति को बल मिला, उन्हें एक पहचान मिली और वो स्थापित हो गए। अब स्थापित होने के बाद में अगर मान लीजिए आपने मुझे स्थापित किया है और आप ये कहें कि भी नहीं मैं हूं, तो वो समय था। उसके बाद देखिए आज नीतीश अपने आप में जब शरद यादव को ये घमंड होने लगा कि भी नीतीश को मैंने ही खड़ा किया है, मैंने ये पहचान दिलाई है, उन्होंने अलग भी कर दिया और उससे हाथ भी हुए। तो मैंने कहा ना, समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं जी, एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी था जी, ये तो हमेशा समय है, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन हम उन्हीं को लेके बैठे कि भी नहीं हम गुरु हैं, आप मानते रहिए। कई बार कहते हैं गुरु गुरु रह जाता है, चेला गुरु हो जाते हैं जी, नहीं है जी, एक दौर था कि बिलाल के सांडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी की तूती बोलती थी जी, और उन्होंने मदद की। एक्चुअल में आज अभी मोदी जी को देखा जाता है तो वो दरकिनार करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो समय है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, बदलता है समय। जी, बिल्कुल। आज जो दौर है हमेशा यही तो नहीं रहेगा। जी, जी, दौर ये भी बदलेगा। जी सर, क्या वजह? प्रकृति का नियम। जी सर, एक बात, लालू प्रसाद यादव को 1990 में सत्ता हासिल कराने में शरद यादव जी का अहम भूमिका रहा। वहां जाकर विधायकों को जोड़ना, फिर नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में काबिज करना। शरद यादव खुद कभी क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? दो मुख्यमंत्रियों के बनने में सहयोग किया, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि वो खुद कभी बिहार की सत्ता में बड़े पद पर काबिज नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर नहीं बैठ पाए? देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जी। कई बार आप अपने लिए नहीं कर पाते हैं, दूसरे के लिए कर जाते हैं जी। समय और वक्त की मांग होती है जी। अगर इतना आसान होता, इतनी ताकत होती तो मैं समझता हूँ परिस्थितियां उनके अनुकूल होती तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे जी। लेकिन परिस्थितियां उस तरह की नहीं थी कि खुद मुख्यमंत्री बन जाते जी। वो एक सारथी जरूर बने। अब आप कहें कि भी महाभारत में भगवान कृष्ण सारथी थे और अर्जुन
बाण चला रहे थे, तो आप ये कहें कि भी भगवान कृष्ण ने बाण क्यों नहीं चलाए, क्यों अर्जुन नहीं चलाते रहे। तो देश काल परिस्थिति के साथ बहुत सारी चीजें होती है और जो हमें नहीं दिख रही होती हैं, पीछे बहुत सारे कारण होते हैं राजनीति जी। जैसा हम देखते हैं सब कुछ वैसा ही नहीं होता। अगर परिस्थितियां उस तरह की होती कि वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो बिल्कुल कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री बनूं। एक विधायक चुना जाता है, विधायक चुनने के बाद सोचता है मंत्री बन जाओ, मंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लालसा हर राजनीतिक हस्त में होती है, लेकिन सबको तो वो मुकाम नहीं मिलता है जी। वो बिरले ही लोग होते हैं जो और कई बार तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था या लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, तो उन्हें बना दिया गया जी। लेकिन उसमें अगर हम ये कहें कि भी वो खुद क्यों नहीं बन गए, तो परिस्थितियां उस तरह की नहीं थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते, वो संभव नहीं था, वो संभावनाएं नहीं जी। जी सर, नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी मतभेद हुए, उसके बाद जब आरजेडी में शामिल हुए शरद यादव, तब बहुत सारे विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाया गया कि शरद यादव जो हैं वो लालू यादव को जब सजा हुई उन्हें जेल भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और अब वो आरजेडी में है, तो आरजेडी उन्हें कौन सा पद देती है। अपने पिता को लेकर भी तेजस्वी यादव पर काफ़ी सवाल उठे कि पिता को एक शख्स जो है वो बुरा भला कहता है, फिर वो उसी पार्टी में वो हैं। तो इस तरीके की राजनीति, एक तरफ जेडीयू का साथ छोड़ना, आरजेडी का साथ पकड़ना, तो राजनीतिक संभावनाओं में शरद यादव आपको कहाँ नजर आते थे कि कितनी संभावनाएं जो हैं वो उसका फायदा उठाते थे, या यूं कहे कि राजनीतिक को भाप लेना उन्हें कितना आता था? देखिए, मैं नहीं समझता हूं। देखिए, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति जो भी राजनीति में है वो राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करता है। कई बार आकलन सही होते हैं, कई बार आकलन गलत भी हो जाता है जी। बिहार में ही हम चिराग पासवान की बात करें तो हवा का रुख भांपने में असफल रहे, तो देखिए अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन समय है, फिर समय बदलेगा। तो इसी तरीके से शरद यादव के साथ भी हुआ कि संबंध बने, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चले। तो देखिए, राजनीति में ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती, कब किसके अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, कब किसकी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएं। और राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है जी। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, यही तो राजनीति है जी। राजनीति है क्या? इसी को राजनीति कहते हैं जी। ये सबके साथ होता है जी। और वही शरद यादव के साथ भी हुआ। शरद यादव उससे अछूते नहीं थे जी। सर, जबलपुर के सांसद 2 बार रहे, बदायूं से भी लोकसभा चुनाव जीता उन्होंने, और फिर बिहार में 4 सालों से लगातार वो अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। इतनी लंबी चौड़ी उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, आप उसे किस तौर पे देखते हैं कि एक ही इंसान जो है वो दूसरे मध्य प्रदेश, उनकी जन्मभूमि, वहां पर भी वो जनता का मत हासिल करने में कामयाब रहे, उत्तर प्रदेश में भी कामयाब रहे, और फिर बिहार, मध्य प्रदेश और बिहार की दूरी का अंतर है और भाषा, बाकी सारी चीजें अलग है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक पैठ है वो बिहार में जाकर इतनी मजबूत हुई। तो किस तरीके की राजनीति जो है वो शरद यादव करते थे जिसकी वजह से बिहार में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी? देखिए, जातीय समीकरण राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जी। चाहे वो आपने बदायूं की बात की या बिहार की बात की, बिहार में भी और बदायूं में भी आप देखेंगे जी कि एक जातीय समीकरण है और उन जातीय समीकरणों को वो समझते थे, और इसीलिए जहां उनको जातीय समीकरण सूट करते थे, बदायूं में कोई वही नहीं रहे। उसके बाद में धर्मेंद्र या समाजवादी पार्टी या यादव परिवार वहां अपनी सीट मानता रहा। तो बहुत सारी चीजें, ये नहीं कह सकते कि भी मध्य प्रदेश कोई कहीं भी जहां जातीय समीकरण उसे सूट करता है, और वो वैसे भी किसी प्रदेश से या किसी उससे बंधकर नहीं रहे। जब केंद्र की राजनीति में आदमी सत्ता के केंद्र में आ जाता है तो पूरा देश उसके लिए अपना होता है, किसी राज्य के साथ उसे नहीं बांधा जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री कोई गुजरात से आते हैं, लेकिन आप कहें कि वो बनारस में लड़े और बनारस की जनता ने उन्हें प्यार किया। तो केंद्र की राजनीति में जब व्यक्ति आ
तो फिर उन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। उसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं होता है, उसके लिए पूरा देश होता है। और वही शरद यादव के साथ था कि वो मध्य प्रदेश से आए, लेकिन बदायूं में भी जीते और बिहार में भी। तो देखिए, जब एक कद आपका इतना बड़ा हो जाता है तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ की राजनीति में थे, कहाँ से कहाँ आप पहुंच गए। वो समय और सितारे होते हैं, जिसके सितारे बुलंद होते हैं जी, वो कहीं से भी खड़ा होता है, वहाँ जीत जाता है। जी सर, 31 मई 2022 को जब शरद यादव अपना बंगला खाली कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 बार अपने सदस्य पद से इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। शरद यादव नैतिकता की बात करते थे। राहुल गांधी ने भी कहा कि कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं कि शरद यादव नाराज हुए हों, कभी उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया हो। तो आज की युवा पीढ़ी जो है राजनीति में, उसे शरद यादव से क्या सीख मिलती है? क्योंकि नैतिकता की बात करते थे, आज के टाइम में नैतिकता की बात नहीं है। यहाँ पर जहां पद का लाभ मिल रहा है, राजनेता उधर जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, येन केन प्रकारेण हर तरफ का दांव पेच आजमाया जा रहा है। तो जो नैतिकता की डोरी बांध कर पकड़ कर रखी थी शरद यादव ने और बाकी पहले के जो राजनेता थे, उसमें और आज के समय में जो राजनेता है, उनमें क्या अभाव दिखता है आपको? देखिए, मुझे कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आता। सब नैतिकता की बात करते हैं। नेता अगर रिजाइन भी करता है तो वो कहता है जनता के हित में कर रहा हूँ, लेकिन जनता जानती है कि नेता ने रिजाइन किया या दूसरे दल को ज्वाइन किया है तो अपने फायदे के लिए किया है, न कि जनता के फायदे के लिए किया है। जी। तो ये तो प्रश्न जो आपने किया जी, देखिए, क्या कोई सीखेगा? राजनीति में समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। नैतिकता एक शब्द मात्र रह जाता है जी। शब्द बहुत अच्छा है, शब्द के जो मीनिंग है बहुत गहरे हैं, लेकिन नैतिकता कहाँ है? जहाँ जिसको फायदा मिलता है जी, वो उधर निकल जाता है। अगर रिजाइन भी करता है, उसके पीछे भी कारण होते हैं। बिना कारण कोई रिजाइन नहीं करता है जी। और जब रिजाइन करता है तब भी उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती जी। भले ही वो ये कहता है कि भी मैंने नैतिकता के आधार पर दिया हो, लेकिन नैतिकता का आधार इतना कमजोर हो गया है कि नैतिकता एक शब्द मात्र रह गया है जी। सर, बिहार की राजनीति में पहले रामविलास पासवान और फिर शरद यादव नहीं रहे, तो बिहार की राजनीति में किस तरीके का खालीपन है? जो खालीपन आया है इन दिग्गज नेताओं के जाने से, उसे कैसे भरा जाएगा? देखिए, कहीं कोई खालीपन नहीं आता है। ये गलत फहमी है हमारी कि किसी नेता के जाने से कोई राजनीति में खालीपन हो जाएगा या कोई भी राजनीति शून्य हो जाएगी। ये नहीं है। समय है। पहले लोग कहते थे इंदिरा गांधी के बाद कौन, उसके बाद भी देखिए आए, और आज कहते हैं कि मोदी के बाद कौन। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। राजनीति में कभी कोई शून्य नहीं उभरता है जी। अगर स्थान खाली होता है, दूसरे लोगों से भरते हैं जी, और वो अपने तरीके से काम करते हैं जी। हर व्यक्ति का जैसे शकल सूरत अलग अलग होती है जी, तो उसी तरीके से व्यवहार अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति का तरीका अपना तरीका होता है और वही उसकी पहचान होती है जी, जी। आरवी सर, ये शरद यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, और बात की जाए अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, ये सभी लोग राम मनोहर लोहिया से प्रभावित जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। समाजवाद की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। अब इनकी बात का जो दौर समाजवादियों का आया है, जो इनकी पीढ़ियां आगे आई हैं राजनीति में, ये समाज पिछड़े वर्ग के तबकों के हित की कितनी बात करती नजर आती है? या आपको लगता है कि जो आंदोलन शुरू हुआ था एक समय में, वो अब कहां तक पहुंचा है? साम्यवादियों का, जो साम्यवादी हितों की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, ये राजनीति समाजवाद की अब किस नजरिए से देखी जाए? किसका समाजवाद, कैसा समाजवाद? हल्का कोई समाजवाद की बात नहीं करता, कोई दलित की बात नहीं करता। एक जनता को साधने का एक माध्यम होता है, चाहे वो साधा जाए, चाहे मंडल के नाम पर साधा जाए, और अपना उल्लू सीधा करने वाली बात कहाँ समाजवाद नजर आता है? परिवारवाद जरूर की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद में किया क्या है की बात करते हैं। बहन मायावती भी
दलितों के उत्थान की बात करती थी। दलितों का कितना उत्थान हुआ? वो मुख्यमंत्री राजनीति में सक्रिय रही, अपना उत्थान जरूर हुआ, अपने परिवार का उत्थान हुआ। तो ये सब चीजें बेमानी लगती हैं जी। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। समाजवाद की बात जरूर होती है, लेकिन समाजवाद को कोई लायक नहीं करता है जी। आज पूंजीवाद का दौर है, समाजवाद वैसे भी प्रासंगिक नहीं रहा है जी। आज तो पूंजी से सत्ता, सत्ता से पूंजी एक मंत्र बन गया है कि भी पैसा कमाइए, सत्ता में आइए, पैसा खर्च करिए, सत्ता हासिल होगी तो सत्ता और पैसा और ये सब एक दूसरे के पूरक हो गए जी। तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई समाजवाद, हाँ कि आपको ऊपर चढ़ना है तो कोई तो सीढ़ी, किसी सीढ़ी से तो चढ़ना होगा। तो चाहे वो सीढ़ी समाजवाद की हो सकती है, वो दलित की हो सकती है, वो सवर्ण की हो सकती है, वो सीढ़ी राम मंदिर भी हो सकती है, वो सीढ़ी भगवान राम भी हो सकते हैं, वो सीढ़ी भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं जी। अब जनता बखूबी जानती है कि भी जो नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका एजेंडा अपना एजेंडा होता है जी। बाकी तो सीढ़ी की तरह जनता भी होती है जी। बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरवी सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए, अपना विचार रखने के लिए। तो शरद यादव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके पैतृक गांव, उनका शव जो है वो चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहुंचाया गया है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवाद के कद्दावर नेता माने जाते थे शरद यादव। इमरजेंसी के दौरान राजनीति में आए और उसके बाद मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाकर उन्होंने अपना बड़ा राजनीतिक अस्तित्व बनाया। वहां पर 4 बार वो सांसद रहे। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1990 में लालू यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन अब वो पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में 13 से 15 फरवरी को G20 समिट की बैठक होनी है। इस बैठक में 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि और डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक शहीद पथ स्थित होटल में आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद विदेशी मेहमान रेजिडेंसी बड़े इमामबाड़े का भ्रमण करेंगे। बैठक की तैयारियों का जायजा मुख्य सचिव ने की है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि राजधानी में G20 की बैठक से पहले इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो G20 की बैठक होने वाली है 13 से 15 फरवरी के बीच। इसको लेकर लगातार जो है लखनऊ में तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव जो हैं वो खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। आपको बता दें कि G20 की बैठक में इस 150 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस बैठक के बाद वो इमामबाड़े का भ्रमण करने भी जाएंगे। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में समिट की बैठक हो रही है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और अन्य उनके बीच बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी G20 की बैठक होने वाली है 13 से 15 फरवरी को और जिसकी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से जोरों शोरों से चल रही हैं। खुद सचिव इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शमशाद, G20 की बैठक होने वाली है 13 से 15 फरवरी के बीच, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप की जो बैठक है वो लगभग 13 तारीख से और 15 तारीख तक होगी और लगातार जो है ये बैठक राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो हमारे देश में आने वाले विदेशी मेहमान हैं वो लगभग 19 देशों से आएंगे। 150 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और कई जगह जो यहाँ की खास जगह है वहाँ का निरीक्षण भी करेंगे, वहाँ पे जाएंगे भी
तो इनके साथ में कई आला अधिकारी भी रहेंगे जी। और यहाँ पे जो बैठक है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक के द्वारा क्या क्या चीजें हैं ग्रुप के द्वारा, वो भी चीजें बताई जाएंगी। तो कई चीजों को लेकर ये बैठक होगी जी। और इसमें लगभग 150 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे विदेशी। बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं शमशाद? जी, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और ग्रुप शुरू होने से पहले यहाँ पे प्रचार होगा जी और लोगों से जो है मुलाकात होगी और होटल में जो है जो इस समय शहीद पथ के निकट में होटल है वहां पे बैठक होगी पहले। उसके बाद में कई जगह पे वो जाएंगे, रेजिडेंसी जाएंगे, इमामबाड़ा जाएंगे, भूल भुलैया जाएंगे। तो कई जगह पे वहां पे वो जाएंगे निरीक्षण करने और उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। और जो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको उनका पूरा प्रचार करते हुए जो है आला अधिकारी नजर आएंगे। जी किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक और कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियां देने की बात हो रही है, अलग अलग जगहों पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ विशेष चीजों की प्रदर्शनियां लग रही हैं। तो ऐसा ही कुछ किया जा रहा है इस समय लखनऊ में बैठक के पहले और कई प्रोग्राम जो है किए जाएंगे। जो यहाँ की चीजें हैं जो राजधानी लखनऊ की और कई जगहों की जो विशाल चीजें हैं, जो वहाँ का मशहूर चीजें हैं, वो चीजें वहाँ पे जो है दिखाने का काम करेगी। और इनको जो है मनोरंजन के लिए पूरी तरीके से यहाँ कई प्रोग्राम किए गए हैं, जिसमें कथक भी है और भी कई जो संगीत हैं। तो कई चीजें हैं जिसको लेके जो है पूरी तैयारी की जा रही है उनके स्वागत के लिए भी। और कई जगहों पे जो जहाँ के जिस तरीके से अपनी देश के और अपने शहर राजधानी लखनऊ की जो बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से भूल भुलैया बना हुआ है, रेजिडेंसी बनी हुई है, काफी पुरानी है। इसको देखते हुए भी जो वहाँ पे पूरी तरीके से भ्रमण करते हुए जो लोग जाएंगे, साथ में वहाँ पे मौजूद रहेंगे, चीजों को देखेंगे क्या चीजें हैं वहाँ पे। तो सारी चीजों को लेकर पूरी तैयारी की गई है और अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके की बैठक में क्या कुछ निकलता है, वो हम आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। शमशाद, बात हो रही है कि जो 15 देशों के डेलीगेशंस आएंगे, राजनयिक आएंगे और उनके प्रतिनिधि आएंगे, उन्हें इमामबाड़ा और तमाम लखनऊ के जो मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें दिखाया जाएगा, उन्हें भ्रमण कराया जाएगा। तो ऐसे में इन जगहों को किस तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं तो ऐसी जगहों को पहले से उसका सौंदर्यीकरण किया जाता है। जी बिल्कुल, बताते जिस तरीके से हमारे देश में विदेश से जो मेहमान आए हुए, प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो इनको देखते हुए जो है लगभग जहां पे ये जाएंगे, जिसका भ्रमण करेंगे, उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो है खूबसूरत बनाने की तैयारी की जा रही है। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाया जा रहा है और कई चीजें जो हैं वहां पे सजाई जा रही हैं। उनके स्वागत के लिए भी कई चीजों का प्रोग्राम किया गया है और जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां पहले से जाके इंतजाम होगा सरकार की तरफ से और काफी खूबसूरत चीजें बनाई जाएगी। उनको उनके रुकने का, उनके नाश्ता पानी खाने का भी इंतजाम होगा। हर चीजें उनकी सुविधा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। जी, होने वाली है G20 समिट की, ऐसे में कानून व्यवस्था कैसी है लखनऊ में? क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रतिनिधि हम लोग हमारे देश में आए हुए हैं तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जगह जगह पे चेकिंग द्वारा जो है चेक किया जा रहा है वाहन को और कई सुविधाएं जो है ट्रैफिक को जो है क्लियर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन इसमें अलर्ट दिख रही है और पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी पूरी बढ़ा दी गई है। हर जगह पे जो है कैमरे और ड्रोन से भी जो है नजर रखी जा रही है। तो कई चीजें जो है यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो कही जाए कि पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से एवन कर दी गई है, बहुत फर्स्ट क्लास कर दी गई है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट दिख रही है, क्योंकि पूरी तैयारी करके विदेश से जो मेहमान आए उनको कोई भी बाधा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, इसकी
इसके लिए जो है पूरी तैयारी कर लीजिए। जी शमशाद, सरकार का लक्ष्य है कि G20 की जो बैठक है इसके जरिए जो निवेश करता है उन्हें भी लुभाने की कोशिश की जाए। खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर, मुंबई अभी वो हाल ही में गए थे व्यापारियों को निमंत्रण देने के लिए कि उत्तर प्रदेश में आइए, अपने प्लांट बिठाइए, अपनी कंपनी लगाइए। तो अभी लखनऊ में क्या कुछ किया जा रहा है ऐसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर वैश्विक स्तर के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यापारियों के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था तो कहीं ना कहीं व्यापारी थोड़ा सा डरे हुए थे, मगर उनके बेहतर के लिए सब चीजें करी जा रही थी सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मुंबई गए हुए थे, बैठक उनकी मुंबई में भी हुई, तो वहां पे भी उन्होंने सभा में जिस तरीके से जो व्यापारी थे वहां के, उनको पूरी तरीके से जो है न्योता दिया है कि हमारे शहर में आइए और जितनी हो सके उतनी मदद मिलेगी आपको, वहां पे भी व्यापार करिए, क्योंकि जब वहां यहाँ व्यापार करने आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने शहर का नाम भी होगा और कई बेरोजगार जो है रोजगार भी बढ़ता, कई बेरोजगारी को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। शमशाद, G20 की बैठक होने वाली है, ऐसे में लखनऊ कितना बदला नजर आ रहा है? विकास कार्यों को भी क्या प्रगति दी गई है? साफ सफाई पूरी तरीके से तैयारी की गई है। आज तो हालांकि खिचड़ी भोग है, जिसको देखते हुए आज यहाँ पे जो है पतंग का जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से तैयारी की गई। नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट है। जहाँ पे बैठक होगी वहां पे सफाई करी जा रही है और वहां की जगहों को साफ सफाई करके पूरी तरीके से जो है चमकाया जा रहा है, क्योंकि जो विदेश से लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमारा जो राजधानी लखनऊ है ये बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हालांकि अच्छा है मगर नगर निगम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि किसी भी मेहमान को कोई भी दिक्कत नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद, हमें जानकारी देने के लिए G20 से जुड़ी तैयारियों को लेकर। तो लखनऊ में G20 की बैठक होने वाली है 13 से 15 फरवरी। इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से जोरदार तैयारियां चल रही हैं। और मेरे साथ फिलहाल ब्यूरो रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।